वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इवैल्यूएशन, साथ ही साथ उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। ये सब कुछ हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इन दोनों चीजों को हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अपनी आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से ग्रुप्स इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच कन्वेज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की वो लैंग्वेज है जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताती है बिजनेस की। It is a vehicle which carry information for various interested parties who are to use that information for various reasons। क्या ये वो व्हीकल है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, किनके लिए? बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए, जिनके लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे रीजंस के लिए जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो देखते हैं अभी ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं। हमारे यूजर्स या ग्रुप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस हाउस के अंदर वाले हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर वाले होते हैं। इंटरनल यूजर्स में ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स में सप्लायर्स और लेंडर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फॉरेन एजेंसीज, मीडिया, स्टॉक मार्केट्स, मार्केट रेगुलेटर्स। दीज आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ बिजनेस। इनको एक्सटर्नल यूजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लिंक बिजनेस से तो होता है, बिजनेस से रिलेट करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता। मतलब वो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेना तो चाहेंगे, उनका इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन उनका डायरेक्टली कोई भी रिलेशन बिजनेस हाउस के साथ नहीं होता, बिजनेस की मैनेजमेंट के साथ नहीं होता, बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो हमारे इंटरनल यूजर्स में सबसे पहला यूजर कौन था? ऑनर। हमें सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस का ऑनर है, कोई भी प्रोप्राइटर है, वो अपने बिजनेस की पूरी परफॉर्मेंस को जानना चाहेगा। उसको वो इंफॉर्मेशन की पूरी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, पूरी उसकी परफॉर्मेंस का पता कैसे चलेगा कि उसका बिजनेस कैसे काम करता है, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो जानकारी कहाँ से प्राप्त करेगा? अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, जिसकी हेल्प से उसको ये पता चलेगा कि उसकी अर्निंग्स क्या हुई हैं, उसके एक्सपेंसेस क्या हैं, उसकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में अभी तक की, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी हैं, और इसके अलावा उसकी बहुत सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑनर्स को क्यों जरूरत पड़ती है? अपनी अर्निंग्स, अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और लॉसेस को जानने के लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है? जनरली इन द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप ऑनर आर द मैनेजर, बट देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन टू इन केस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या बोल रहे हैं ये कि अगर एक सोल ट्रेडर है, मतलब एक सिंगल पर्सन है, सिंगल इंडिविजुअल है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, और साथ ही साथ कोई पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर ऑनर्स और मैनेजर्स
ऑनर्स आर द मैनेजर। वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर जो यूज उन्होंने ऑनर्स ने किया वही यूज मैनेजमेंट ने करना है, लेकिन यही सेपरेट होते हैं कहां पर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस इन एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल मैनर। मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसने बिजनेस को बहुत अच्छे एफिशिएंट वे में और प्रॉफिटेबल मैनर में चलाना है। दे कैन डू सो ओनली व्हेन दे कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। वो ये काम तभी कर सकते हैं अगर वो राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेंगे। मतलब अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया किसी राइट टाइम पर, या फिर राइट टाइम पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया, तो उस केस में उस मैनेजमेंट का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो मैनेजमेंट वो डिसीजंस कैसे ले सकती है, अगर उनके पास वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इनेबल्स द मैनेजमेंट टू डू सो। मैनेजमेंट को राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसलिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनल यूजर में हमारे नेक्स्ट यूजर्स कौन थे, हमारे एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉयज को हमारी इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। Employees are interested in working conditions, wages, prerequisites, bonus, etc. Employees किस चीज में विश्वास रखते हैं या उनको किस चीज में इंटरेस्ट होता है कि उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनकी वेजेस कितने होने वाली हैं, उनके प्री रिक्विजिट्स कितने हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना, कुछ बोनस मिल जाना। वो इन्हीं सब चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी वो कहां से प्राप्त करते हैं, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। So they also interested in the accounting information with which they can forecast about their bonus which is directly linked with the profit, जिसकी हेल्प से वो अपने क्या बोनस को फोरकास्ट कर सकते हैं। बोनस को ऑलरेडी अपनी अकॉर्डिंगली वो बता सकते हैं या जज कर सकते हैं कि उनका बोनस कितना होने वाला है, क्योंकि बोनस किससे रिलेट करता है, हमारे प्रॉफिट से। और प्रॉफिट की जानकारी हमें कहां से मिलेगी, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले है हमारा सप्लायर्स एंड द लेंडर्स। सप्लायर्स और लेंडर्स कौन होते हैं, देखिए सप्लायर्स का मतलब क्या है, जो हमें हमारे माल की, हमारे रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं। और जो लेंडर होते हैं, लेंडर का मतलब है जो हमें लोन्स या ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इन दोनों को हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये जानना है कि अगर उन्होंने हमें उधार दिया, कुछ भी उधार दिया, जो कि लोन के फॉर्म में हो सकता है या अपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, अगर उन्होंने हमें उधार दिया तो क्या हम उनके उधार को चुकाने के एबल हैं या नहीं है। मतलब हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हमें इफेक्ट करती है या नहीं करती, वो सब चीजों को टेस्ट करते हैं। कौन, सप्लायर्स और लेंडर। Every business has to purchase goods and services on the credit and take long-term, short-term loans and overdrafts. They generally provide this facility if liquidity position and solvency position of business is sound. Lender और supplier क्या करते हैं, हर एक बिजनेस को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। किस फॉर्म में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स में, या फिर ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में। ओवरड्राफ्ट नॉर्मली बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। वो ये फैसिलिटीज क्यों देंगे, इफ द लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ बिजनेस इज साउंड। लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब क्या था हमारे लिए, कि जहां पर उनके एसेट्स उनकी लायबिलिटीज के मुताबिक ठीक है, मतलब उनकी लायबिलिटीज ज्यादा नहीं होंगी, वो अपनी लायबिलिटीज को इजिली पे ऑफ कर पाएंगे। वो चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। वो चीज क्या होगी, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन। अगर वो साउंड है, वो अच्छी है, तो उस केस में तो हमें लोन मिल जाएगा, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो सप्लायर्स और लेंडर उसको डिनाई कर देंगे कि वो हमें लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें किसी भी तरह की कोई चीज उधार नहीं देने वाले। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज बनानी होती हैं, कई तरह के टैक्सेस लगाने होते हैं बिजनेस हाउसेस पर। वो टैक्स लगाने के लिए या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए ही हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्ट रखती है। नेक्स्ट है कस्टमर।
कस्टमर और कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं उनको जरूरत क्यों पड़ेगी, ताकि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक कर सकें, अपनी मतलब बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेक कर सकें कि वो कंज्यूमर के लिए एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो हम उस केस में क्या देखते हैं कि उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सी होंगी। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, हमने उसको परचेज कर लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या वो बिजनेस हाउस हमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे डोर टू डोर डिलीवरी हो गई, वन टाइम वारंटी हो गई, वन टाइम रिपेयर हो गई, ऐसा ही कुछ क्या वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन उनको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी कि अगर बिजनेस हाउस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है तो वो अपने कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने कंज्यूमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। इसलिए कंज्यूमर और कस्टमर भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ेगी। देखिए, स्टूडेंट्स कई तरह की रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सेम वे में रिसर्चर भी कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। उन्होंने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कई बार रिसर्चेस करनी पड़ती हैं, तो वो दोनों भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उनको कई बार बिजनेस की एक सिंगल बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है जो उनके रिसर्च में, उनके प्रोजेक्ट में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो पार्टी इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। यस, ऑफ कोर्स वो हमारे बिजनेस को पूरे तरीके से टेस्ट करेगी कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, हम कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कितने हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहती है। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, हमारी इन्वेस्टिंग पोजीशन को चेक करेंगे, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को चेक करेंगे, उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को वो फाइनलाइज करेंगे कि उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है फॉरेन एजेंसीज। फॉरेन एजेंसीज भी हमारे बिजनेस हाउस में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखती हैं। फॉरेन एजेंसीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी एजेंसी जो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को हमारी इंफॉर्मेशन दे रही है। वो किसकी हेल्प से देती है, कम्युनिकेशन की हेल्प से। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि हम अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी चला सकते हैं। तो अगर हमने इन केस अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, हमने अपने बिजनेस की ग्रोथ करके उसको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लेकर जाना है, उसको फॉरेन कंट्रीज में स्टैब्लिश करना है, तो उस केस में हमारी वही फॉरेन एजेंसीज हेल्प करेंगी, क्योंकि उनके पास हमारी बिजनेस की पूरी जानकारी होगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को कर सकते हैं, कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन कंपनीज के साथ आपसी मेल मिलाप को बढ़ा सकते हैं, उनके साथ इकट्ठे होकर उनके साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया। प्रिंट मीडिया लाइक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक बिजनेस चैनल नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बिजनेस फर्म्स। उनको ये सारी जानकारी चाहिए होगी। मीडिया में हमारे पास जर्नल, न्यूज़पेपर्स भी हो गए, हमारे बिजनेस चैनल्स भी हो गए, ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन रखते हैं हमारी परफॉर्मेंस की, हमारी अचीवमेंट्स की, या किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस की। उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि वो इसकी हेल्प से हमारे बिजनेस की छवि कस्टमर के सामने रखते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि उन्होंने वही जानकारी दूसरे बिजनेस हाउसेस को भी देनी होती है, ताकि वो उस प्रॉब्लम से अवेयर हो जाएं और उनको हमारे बिजनेस की अचीवमेंट्स एक्सेट्रा का पता चल जाए कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हुई हैं। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी क्योंकि इन केस हम अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने इन्वेस्टर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो वहां से हमारी जानकारी इकट्ठी करके अपने बहुत तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है।
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स की हेल्प से। वो शेयर्स सिर्फ सेल और परचेज होते हैं स्टॉक मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट को इसीलिए उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट है मार्केट रेगुलेटर। मार्केट रेगुलेटर वो रेगुलेटर या वो पर्सन जो पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है। वो मार्केट कौन सी होती है? हमारी स्टॉक मार्केट, जहां से हम अपनी कैपिटल को रेज करते हैं। उस मार्केट को रेगुलेट करने वाले हमारे इंडिया में एक रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं। सेबी क्या करती है? कंपनीज के शेयर को सेल और परचेज करने वाली मार्केट्स को रेगुलेट करती है और इन्वेस्टर्स को मनी अर्न करने में भी हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अपने यूजर्स डिस्कस किए कि उनको किस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अभी हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड ब्रांच क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको कहा जाता है? जिसमें हम पूरे फाइनेंस का रिकॉर्ड रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस for an accounting period with the view to determine the profit and loss of the business and its financial position। वो क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना और प्रॉपर तरीके से समराइज्ड करना। कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? वो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। उनको क्यों रखा जाता है? विद द व्यू टू डिटर्मिन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए। दिस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंड द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? अपने प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से, जो कि हम एक पीरियड के लिए बनाते हैं, और बैलेंस शीट से, जो कि बनती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जिसमें पूरा रिकॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग रखा जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने में और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच जिसमें हम कॉस्ट की फाइंडिंग आउट करते हैं, मतलब हमारी कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड summarization of cost of producing goods and rendering services for the purpose of cost ascertainment and cost control। cost accounting का मतलब क्या है? कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, उसकी मेजरमेंट करनी, उसकी रिकॉर्डिंग करनी और उसकी समराइजेशन करनी। वो कॉस्ट कौन सी होगी? ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, ताकि हमें पता चल सके कि कॉस्ट असर्टनमेंट कैसे करनी है। असर्टनमेंट का मतलब कॉस्ट को फाइंड आउट कैसे करना है, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग मेथड है या अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए हमने कौन कौन सी कॉस्ट इनकर की है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसकी क्लासिफिकेशन की जा सके, उसको मेजर किया जा सके या उसको रिकॉर्ड किया जा सके। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें कौन कौन सी कॉस्टिंग आती हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हैं जो कि हमारे बिजनेस में यूज होती हैं और हमारे बिजनेस में ये सभी कॉस्ट फाइंड आउट भी की जाती हैं ताकि हमें डिफरेंट वे से अपनी कॉस्ट का पता चल सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे अकाउंटिंग ब्रांच की थर्ड ब्रांच है और
इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या बोल रही है। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड से बना है। कौन कौन से? मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। हमें मैनेजमेंट का मतलब पता है। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद अचीवमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सच मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है? हमारे कुछ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। वो काम कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, उसके बाद मोटिवेशन देना वर्कर्स को, उनकी कंट्रोलिंग करना। ये सारे काम कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सच अ मैनर सो दैट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस कैन बी डिटर्मिन्ड विद द डिग्री ऑफ फेयरनेस। अकाउंटिंग क्या है? कि हमारे पूरी बिजनेस ट्रांजेक्शन की सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना, किस वे में? इन सच ए मैनर दैट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस कैन बी डिटर्मिन्ड, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकें। तो अकाउंटिंग और मैनेजमेंट दोनों को मिलकर हमारा क्या बनता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनता है। When the accounting information, reports and results are used in the process of managerial decision making, then it is known as the management accounting। वो क्या कह रहे हैं अभी कि जब भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स को यूज किया जाएगा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस हाउस के लिए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हमेशा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सके। तो हर बिजनेस हाउस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूजेस होती हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम अपनी आने वाली वीडियो में आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके साथ कोई भी रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप डिस्कस कर सकते हो, डाउट्स क्लैरिटी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको वहां पर हमारा PDF भी मिल जाएगा फर्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक्स।